मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का है क्लास 7 का कंप्यूटर सेकंड पार्ट। आपका हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर का। अब हमारा सेकंड टॉपिक है इसका जो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स आप लोग पहले से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड program. A software are the set of program that help to use a computer system. किसकी हेल्प करते हैं ये? कंप्यूटर सिस्टम की। एंड मेक द हार्डवेयर रन, और इनकी हेल्प से हार्डवेयर को रन कराया जाता है। कोई भी आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो आप कैपेबल नहीं होंगे उस कंप्यूटर को रन कराने के लिए। तो आपको अगर कोई हार्डवेयर रन कराना है तो उस हार्डवेयर का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसके अंदर होना चाहिए। अब आपके सॉफ्टवेयर होते कितने तरीके के हैं, क्लासिफिकेशन इनका देख लीजिए। सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड वन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और इनके यूजेस देखेंगे। सबसे पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, जैसे पहले ही पढ़ा दिया गया, सेट सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट मैनेजेस, ये मैनेज करता है किन किन चीजों को, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी की सारी चीजें रिसोर्सेज है कंप्यूटर की। मॉनिटर हो गया, इनको किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, कैसे इनको मैनेज करना है, इनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ये सारा काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किस तरीके से कराते हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो एक और बात लाइन लिखी है इसमें, इसको एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोगों के पास सिस्टम होता है और उसका जो हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस तरीके से करता है नेक्स्ट आपको जब एग्जांपल देंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। एग्जांपल में क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये इसके एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। एक आपने फिगर देखा होगा, ये कोई यूजर है और ये आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है। इन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग का जो काम करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यह हुआ कि अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पहले से, तो वो यूजर जो है उस हार्डवेयर के साथ इंटरफेसिंग नहीं करा पाएगा। आप अपनी बात कंप्यूटर को कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंप्यूटर आपकी बात को नहीं समझेगा। और आपको कंप्यूटर भी अगर आपको कुछ समझाना चाहता है तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब नहीं होगा। आपकी ब्लैंक स्क्रीन शो होगी ब्लैक कलर की, कंप्यूटर किसी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस को, सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो किसी भी कंप्यूटर में सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। और एक और सिंपल सी चीज है, जैसे आपको जानना है कि इनमें सिस्टम है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, इनका एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे उनका यूज आपके लिए नहीं होगा, उनका यूज होगा सिस्टम के लिए। कंप्यूटर सिस्टम जो स्वयं के लिए अपने काम के लिए यूज करता है वो सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड वन है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। अब आपके पास कोई स्पेशल काम है, जैसे आप बैंकिंग का कोई स्पेशल काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप कुछ राइटिंग का काम करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आपके पास MS वर्ड का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कहीं पे तो आपके पास एक प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, MS पावर पॉइंट। ठीक है। आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो MS पेंट आपके पास सॉफ्टवेयर है। आप कोई डेटा बनाना चाहते हैं, डेटा शीट बनाना चाहते हैं तो आपके पास MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, MS वर्ड हो गया। बैंकिंग में देखो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर। ऐसे हर काम के लिए एक स्पेशल काम, कंप्लीटेड स्पेसिफिक टास्क। तो स्पेसिफिक टास्क होगा तो स्पेशल काम होगा, उसके लिए हर एक काम के लिए अपने अपने स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो इसमें एक वर्ड है जैसे लिखा है आप लोगों का, तो इसमें आपने APP, आप मोबाइल यूज करते हैं उसमें देखा होगा आपने, कहते हैं कि मेरे पास ये वाला ऐप है, ये वाला ऐप है, गेम का ऐप है, कैलकुलेटर का ऐप है, तो उन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही सिंपल फॉर्म में ऐप बोल देते हैं और उनपे आप लोग यूज करते हैं। उसका यूज कंप्यूटर नहीं कर रहा होता है।
क्या कौन कर रहा होता है? आप लोग, यूजर यूज करता है। एप्लीकेशन का मतलब हो गया आप यूज करते हैं, चीजों को ऐप बोल देते हैं हम लोग, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इनके एग्जांपल हमने देख लिए। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो सिस्टम यूज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर यूज करता है। थर्ड है हम लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया हम लोगों ने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड असिस्टेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। इनका रोल जो है वो केवल और केवल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का होता है। जैसे आप लोगों के मोबाइल में या कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर हम लोग एक चीज डालते हैं एंटीवायरस, किसी के में होता है किसी के में नहीं होता। अगर है तो कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर की वर्किंग रहेगी। लेकिन अगर आपको किसी तरीके का असिस्टेंस लेना है तो फिर आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो है किसी में बाय डिफॉल्ट आते हैं हम लोगों के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो सबके मोबाइल में टेक्स्ट एडिटर या कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटर होते हैं। बैकिंग ऑफ डेस्क, ये ऑप्शन आजकल सारे मोबाइल्स में भी आने लगा है और कंप्यूटर में भी आता है आपका बैकिंग ऑफ डेस्क का। इससे क्या होता है कि कोई भी डेटा जितना भी हम यूज करते रहते हैं उनका एक बैकअप बनता रहता है। आजकल गूगल ड्राइव पे बैकअप लेते रहते हैं कुछ लोग, और इसमें एक अलग से वर्चुअल स्पेस बना देते हैं, उसमें बैकिंग ऑफ डेस्क का ऑप्शन आता है, जिसमें ये सारा का सारा डेटा जो होता है इसका कंप्यूटर का, उसका बैकअप लेते रहते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो हमें हेल्प चाहिए होती है, ये मदद करते हैं हम लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देख लेते हैं क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस तो सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, एक भाषा, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, एक ऐसा मीडियम जिससे हम अपनी बात को एक जगह से दूसरे के लिए समझा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, एक ऐसा मीडियम। तो कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज क्या है? अ लैंग्वेज दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। एक ऐसी लैंग्वेज जिससे कंप्यूटर कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस लैंग्वेज को या जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन को समझ सके। तो वो लैंग्वेज जिससे ये सब होता है, जिससे ये हेल्प करता है उसको समझने में, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज। अब these languages helps us to make a program for computer। अब इन्हीं लैंग्वेजेस से दूसरा जो काम होता है समझने के अलावा इंस्ट्रक्शंस को, वो होता है प्रोग्राम बनाना या सॉफ्टवेयर बनाना। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो लोग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वही हम लोगों की हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस पे वो प्रोग्राम बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These languages help us to make the program for computer। तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए भी जाननी जरूरी है, ताकि आपने अगर सॉफ्टवेयर बना दिया है तो कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर पाए। नेक्स्ट, so we can say the language in which we write a program is called programming language। समझ गए आप लोग? बेसिकली लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। अभी तक जो क्लासिफिकेशन लैंग्वेज का करा गया है वो दो पार्ट में करा गया है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग इनमें से एक एक लैंग्वेज को समझ लेंगे, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। स्टार्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट है हम लोगों का लो लेवल लैंग्वेज। तो कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस को, कुछ लैंग्वेजेस को एक जगह रख दिया गया है, कुछ को दूसरी जगह, कुछ को बोल दिया गया है लो लेवल लैंग्वेज और कुछ को बोल दिया गया है हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो इनकी डेफिनेशन से और स्पेसिफिकेशन जो इसके दिए गए उनसे हम लोग जानेंगे। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन कोड और क्लोजर टू देम। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको मशीन कोड्स में डिनोट किया जाता है और क्लोजर होती है उनके मशीन में। मतलब इन लैंग्वेजेस को मशीन बहुत अच्छे से समझ सकती है, आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। ये आपके उतने क्लोजर नहीं होती है जितनी ये मशीन के क्लोजर होती है। These are two common types of low level। There are two common types of low level language। कितने तरीके की लैंग्वेज है कॉमन लोड? वो है दो तरीके की। फर्स्ट कौन सी है आपकी? मशीन लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज, और सेकंड है मशीन आपकी असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट कौन कौन से? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहीं से सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। यही वो लैंग्वेज जो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज थी
जिससे सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे इसी मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से मिलकर बनी होती है और मशीन लैंग्वेज को ही दूसरा नाम दिया गया है बाइनरी को। तो फिर 0 1 1 0 0 0 1 ऐसे कहीं कोड आपको लिखे मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोग्रामिंग है या ये जो कोडिंग है वो किसमें है? मशीन लैंग्वेज की। और ये किस कैटेगरी में आएगा? लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। एक चीज आपको याद रखने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पेज की है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर कोई लैंग्वेज को समझता है वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज है या फिर बाइनरी लैंग्वेज है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेज आप पढ़ोगे कंप्यूटर उन किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। उन लैंग्वेजेस को समझने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, तो उसको हमेशा एक ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मैं अगर आपको फ्रेंच पढ़ाने लगूं, जापानीज पढ़ाने लगूं, तो फिर आप उन चीजों में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। ऐसे ही हमें जो है हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज आती है, उसको दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं आती है। तो इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड, ये डायरेक्ट अंडरस्टूड कर सकता है मशीन लैंग्वेज को। थर्ड लाइन इट इज मेड अप ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स। और पूरी की पूरी लैंग्वेज, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट देखते हैं तो 26 होते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, ऐसे ही अपने तो ये लैंग्वेज इसमें मात्र और मात्र केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1। इन्हीं से मिलकर आपकी पूरी लैंग्वेज बन जाती है। फोर्थ है इट इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ लिया लो लेवल का। लो लेवल का सेकंड पोर्शन है असेंबली लैंग्वेज। इट इज developed to overcome some of the many inconvenience of machine language। अब मशीन लैंग्वेज में कुछ हम लोगों को जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो देखते थे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। तो कैसी प्रॉब्लम्स थी? जैसे मान के चलिए आप कोई लंबी प्रोग्रामिंग कर दी मैंने, एक कोडिंग कर दी मैंने लिखा 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और ये प्रोग्रामिंग आपकी 4 या 5 लाइन की हो गई। इसमें कहीं एक 0 एक्स्ट्रा हो गया, कोई 1 एक्स्ट्रा हो गया, रिपीट हो गई कोई वैल्यू, कोई मिस हो गई, तो बहुत मुश्किल होता था कि इसमें से हम ढूंढ पाए कि कौन सा 0 इसमें से मिस हो गया है या कौन सा 1 इसमें से मिस हुआ है, कौन सा डुप्लीकेशन हो गई है वैल्यू की। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने दूसरी एक लैंग्वेज बनाई जो थी असेंबली लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के बाद बनाई गई ये लैंग्वेज है। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में और उस लैंग्वेज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उसकी डिजिट जो थी वो 2 ही है, 0 और 1 इन्हीं से मिलकर बनी है। इसमें ऐसा नहीं होता है। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कुछ अल्फाबेट भी हो और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, दोनों को मिला के अल्फा न्यूमेरिक बोल देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इंग्लिश के वर्ड ABCD ये भी हो सकते हैं और 1 2 3 4 5 ये भी हो सकते हैं। These symbols known as mnemonic code, इनको mnemonic कोड बोला जाता है। तो जिस काम के लिए एग्जांपल नीचे दिए गए हैं देखेंगे हम लोग। दिस लैंग्वेज कैन है मैक्सिमम अप टू 5 लेटर कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि आप कॉम्बिनेशन लेंगे कुछ भी बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो मैक्सिमम 5 लेटर की ही होनी चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर मुझे कहीं भी 2 आपकी फाइल्स है, उन 2 फाइल्स का कोई भी डेटा आपको ऐड कर देना है, कोई चीज ऐड, तो इसमें बताया उन्होंने कि ADD का यूज करिए तो वो 2 फाइलें मर्ज होकर ऐड हो जाएंगी। चेक करना, कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट करेंगे। ये सब हमें बार बार लिखने पड़ते हैं। तो हम धीरे धीरे इधर से मशीन लेवल से हम लोग जब हाई लेवल की ओर चले तो सबसे पहले हमें लो लेवल लैंग्वेज में ही एक्सटेंडेड वर्जन जो मिला वो था असेंबली लैंग्वेज का। क्या था? असेंबली लैंग्वेज। इसमें इस चीज से हम लोगों ने इससे निकल के और इसमें आ गए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिंबल ही तो है, ऐड का सिंबल है, तो इसका मतलब पता चला कि कुछ ऐड हो रहा है। सब्सट्रैक्ट का है, स्टार्ट का है, ऐसे हम लोगों को और भी सिंबल होते हैं। जैसे मुझे कोई फाइल मूव करानी है तो MOV लिखा होगा, मूव A, B लिखा होगा। इसका मतलब हो गया कि B में जो डेटा है वो A में मूव कर जाएगा। ठीक है, जो रजिस्टर होगा आपका B का, उसका जो डेटा होगा वो A में मूव कर जाएगा। अब एक सिंबल से फॉर्म शो कराया है तो उसमें लोगों ने बोल दिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने जो लैंग्वेज पढ़ी है उसमें 2 तरीके थे, दो क्लासिफिकेशन थे। एक था लो लेवल लैंग्वेज, एक था हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का पार्टीशन पोर्शन जितना भी था वो हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं
हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वो लैंग्वेज क्लोजर थी किसके, मशीन के, वो लैंग्वेज क्लोजर थी मशीन के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इन लैंग्वेज के क्लोजर है। अब इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी वो हमारी लगभग इंग्लिश में होती है। इट मेक्स द प्रोग्राम सिंपल टू राइट। जैसे कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें इंग्लिश लिखनी आती है तो हम इंग्लिश में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। आगे चल के आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, क्लास एक्सटेंडेड जाएंगे, जब 7th के बाद 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो आपको HTML की, बेसिक की, इन सब की प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिलेगी। अगले चैप्टर में भी आपको आगे लास्ट में मिल सकती है। तो आप देखेंगे कि उनमें प्रोग्रामिंग किस तरीके से करी जाती है। अब कुछ लैंग्वेज इसमें क्या है कि इसमें सबसे फायदे की चीजें ये है कि आपको अगर कोई एरर आ गई है प्रोग्राम में, तो मशीन लैंग्वेज में 0110 में इसमें बड़ा प्रॉब्लम थी, कोई मिसिंग है, क्या है, दिक्कत है इसमें डायग्नोज करने में, तो इसकी एरर को आप सिंपल तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में आ जाते हैं। जैसे बेसिक एक लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल है, फोर्ट्रन है, सी है, C++ है, जावा है। ये आपने हो सकता है ना सुनी हो, बेसिक सुनी होगी आपने, सी भी सुनी होगी, C+ सुनी होगी, जावा भी आपने सुना होगा, बहुत आजकल चल रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर C++, जावा, इन सब पे PHP है आपकी, HTML, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस आपको पता चल गया क्या होता है। दोनों का पता चला आपको कि लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, उसका यूज कहाँ पे करते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं। प्रोग्रामिंग दोनों से ही होती है, लेकिन अब उन लोगों की उस लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग धीरे धीरे बंद हो गई है। अब प्रोग्रामिंग किसकी हो रही, हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन हमारा कंप्यूटर आज भी जो है इन लैंग्वेजेस को समझने में कैपेबल नहीं है। उसको इस लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर। जब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन, तो उसमें एक एग्जांपल मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर का दिया था आपको। उसमें एक एग्जांपल था हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड एग्जांपल था ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, तब ये हाई लेवल लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में समझ पाते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में और समझ लेते हैं, और आपको भी समझा सकते हैं। दोनों के लिए होता है, वाइस वर्सा काम करता है वो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लें, इनके नोट्स बना लें और उन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, और ये नोट्स भी आप अपने कंप्लीट करें।